श्रेया को बचपन से ही सजने संवरने का बहुत शौक था। जब भी उसकी माँ मालिनी शीशे के सामने तैयार होती, अक्सर श्रेया वहाँ आ जाया करती थी और अपनी माँ की चीजें उठाकर पहनने लगती। यह देख मालिनी बड़े प्यार से अपनी बेटी को समझाती। अरे मेरी लाडो, तुम्हारी सजने संवरने की उम्र नहीं है तो कब होगी मेरी उम्र। मुझे भी आपकी तरह तैयार होना है। जब तुम बड़ी हो जाओगी उसके बाद जितना मन हो तैयार हो जाना। मैं अपनी लाडो को बिल्कुल मना नहीं करूंगी। पक्का प्रॉमिस? आप मना नहीं करोगी ना? पक्का प्रॉमिस, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर वो बहुत खुश हो जाती। इसी तरह मालिनी श्रेया को प्यार से समझाकर हमेशा अपनी बातें मनवा लेती थी। श्रेया को इसी बात का इंतजार था कि वो कब बड़ी होगी और अपनी माँ की तरह श्रृंगार करेगी। समय बीतने लगा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार श्रेया को बचपन से था। आज उसके कॉलेज का पहला दिन था, इसलिए वो शीशे के सामने बैठकर तैयार हो रही थी। ओह श्रेया, टाइम तो देखो, पूरे दिन शीशे के सामने ही बैठना है क्या? कॉलेज नहीं जाना? ओह माँ, आज तो तैयार होने दो। आज तो कॉलेज का पहला दिन है। पहला दिन है तभी तो बोल रही हूँ टाइम से जाओ। इतना बोलकर मालिनी अपने काम में लग जाती है। उसके बाद श्रेया भी तैयार होकर कॉलेज चली जाती है। इसी तरह समय बीतने लगा। श्रेया का कॉलेज भी सही चल रहा था, लेकिन इसी बीच उसके साथ एक हादसा हो जाता है। एक दिन श्रेया बहुत बीमार हो गई, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कुछ दिन इलाज चलने के बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और वो वापस अपने घर आ गई। लेकिन कुछ दिन दवा खाने के बाद उसकी नाक बहुत लंबी हो गई। यह देख श्रेया और बाकी घर वाले बहुत डर गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब कैसे हो गया। श्रेया को चिंता होने लगी क्योंकि उसकी नाक जरूरत से ज्यादा लंबी हो गई थी, जिससे उसका चेहरा बिल्कुल एलियन की तरह दिखने लगा था। उसे किसी के सामने जाने में भी शर्म आने लगी थी। यह सब देख श्रेया को उसकी माँ और बाकी घर वालों ने बहुत समझाया। बेटा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दवाई खाने की वजह से नाक में सूजन आ गया होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ, सूजन तक तो ठीक है, लेकिन मेरी नाक लंबी क्यों हो रही है? अरे बेटा, ज्यादा मत सोचो, कुछ टाइम बाद सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद जब श्रेया की नाक ठीक नहीं हुई, तब उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। वहां जाकर उसे पता चला कि श्रेया ने एक्सपायरी दवाई खा ली है, जिसके रिएक्शन की वजह से उसकी नाक इतनी लंबी हो गई है। ये सब सुन के तो दोनों माँ बेटी के होश उड़ गए और श्रेया तो रोने भी लगी। मालिनी डॉक्टर से बोली, डॉक्टर, क्या इसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं है? कुछ कहा नहीं जा सकता। श्रेया और उसकी माँ उदास होकर घर चली जाती है। मालिनी उस दवा खाने वाले के खिलाफ कंप्लेन कर देती है, उसे जेल भिजवा देती है। लेकिन इन सब की वजह से श्रेया की लाइफ बर्बाद हो गई थी। उसे अब इसी नाक के साथ लोगों के सामने जाना था। वो अब पहले की तरह सजने संवरने की जिद भी नहीं करती और ना ही ज्यादा किसी से बात करती, बस अकेले किसी कोने में बैठी रहती। श्रेया की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ को भी बहुत दुख होता है। फिर भी वो श्रेया को बाहर जाने और अपनी जिंदगी सामान्य बनाने के लिए हौसला देती है। कुछ ही दिनों में हिम्मत करके श्रेया कॉलेज जाती है, लेकिन रोड से लेके कॉलेज तक जहाँ भी वो जा रही थी, हर आने जाने वाला इंसान श्रेया को ऐसे देख रहा था जैसे धरती पर कोई एलियन आ गया हो। ये सब देखकर श्रेया को बहुत बुरा लगा। हद तो तब हो गई जब श्रेया की कॉलेज पहुंचते ही पूरा कॉलेज एक साथ जमा हो गया और उसका मजाक उड़ाने लगा। अरे श्रेया, ये नाक की जगह टावर क्यों खड़ा किया है? इतना बोलकर सभी हंसने लगे। श्रेया को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी बिना कोई जवाब दिए वो रोते हुए घर चली गई। अपनी बेटी को घर आकर रोता देख मालिनी ने उससे रोने का कारण पूछा। अरे मेरी बेटी को क्या हो गया? क्यों रो रही हो? माँ, कॉलेज में सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मेरा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई बाहरी दुनिया से आई हूँ। कोई बात नहीं बेटा, जिसे जो बोलना है बोलने दो। तुम सबकी बातों को दिल से मत लगाया करो। तुम्हें इस सच को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही होगा। उसके बाद किसी की बातें तुम्हें बुरी नहीं लगेगी। उस दिन से श्रेया सभी बातों को अनदेखा करने लगी और जैसे तैसे जीवन जी रही थी। उसकी माँ मालिनी ने सोचा, श्रेया की शादी कर देते हैं, उसका जीवन संवर जाएगा। लेकिन जो भी लड़के वाले श्रेया को देखने आते, उसके लंबे नाक की वजह से श्रेया को शादी से इनकार कर देते थे। इस बात से श्रेया की माँ मालिनी भी दुखी रहने लगी। एक दिन श्रेया बाजार से कुछ सामान लेने जा रही थी, तभी उसने रोहित को देखा। रोहित उसके कॉलेज का दोस्त था। वो श्रेया से बहुत प्यार भी करता था। श्रेया रोहित के सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए उससे नजरें छुपाकर घर जाने लगी। तभी रोहित श्रेया को देख लेता है और उसके सामने आ जाता है। तुम मुझसे छुप क्यों रही थी? मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, मुझे जाने दो। अरे चले जाना, इतने दिनों बाद मिली हो, कुछ बात तो कर लो।
तुमने अचानक कॉलेज भी छोड़ दिया। बाद में मुझे तुम्हारे कॉलेज छोड़ने का कारण पता चला। उसके बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हें कॉलेज के दिनों से ही प्यार करता हूँ। अब तो मैं नौकरी भी करने लगा हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर श्रेया उसे आश्चर्य से देखने लगती है। तुम पागल हो? कैसी बात कर रहे हो? ऐसे लंबे नाक के साथ कोई मुझे देखना भी पसंद नहीं करता, और तुम मुझसे शादी की बात कर रहे हो? तो क्या हुआ, तुम जैसी भी हो मुझे अच्छी लगती हो। तुम अपना एड्रेस बताओ, मैं कल ही अपने मम्मी पापा के साथ तुम्हारे घर आता हूँ। रोहित श्रेया का एड्रेस लेकर चला जाता है और दूसरे दिन अपने माता पिता के साथ श्रेया के घर आता है। सब साथ बैठकर चाय पीते हैं। उसके बाद रोहित की माँ बोली, बहन जी, सब्र नहीं होता, श्रेया को बुलाओ, मैं भी उससे बात करना चाहती हूँ। लेकिन मालिनी को डर था कि दूसरे लोगों की तरह रोहित की माँ भी श्रेया को देखने के बाद ये रिश्ता तोड़ देगी। फिर भी मालिनी श्रेया को बुलाती है और आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। श्रेया को देखते ही रोहित की माँ बोली, ये क्या मजाक है? तुम ऐसी लड़की से शादी करोगे? तुम्हारे अंदर क्या कमी है? मैं अपने घर का मजाक नहीं बनाना चाहती। तुम्हारी शादी इससे नहीं होगी। लेकिन माँ, मैं इसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। मैं श्रेया से पहले से प्यार करता हूँ। अब इसकी नाक बड़ी हो गई तो मैं इससे शादी ना करूँ? माँ, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, मैं सब ठीक कर दूंगा। जब तुमने सब सोच ही लिया है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत? कर लो शादी, मैं तो अपने बेटे की खुशी में ही खुश रहूंगी। इतना बोलकर किसी तरह बेमन से रोहित की माँ इस शादी के लिए मान जाती है। शादी तो हो गई, लेकिन रोहित की माँ ने उसे मन से बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। वो श्रेया से बहुत नफरत करती थी, लेकिन वो बस रोहित के सामने ही उससे अच्छे से बात करती थी। एक दिन श्रेया की सास की कुछ सहेलियां खाने पर आने वाली थी, इसलिए वो अपनी बहू से बोली, सुनो, तुम एक दिन के लिए अपने मायके चली जाओ। कल मेरी सहेलियां खाने पर आने वाली है। मुझे सबके सामने अपने बेटे का कोई तमाशा नहीं बनाना। श्रेया कुछ बोलती उससे पहले रोहित सारी बातें सुन लेता है। माँ, वो कहीं नहीं जाएगी, जिसे दिक्कत है वो ना आए। इतना बोलकर रोहित वहाँ से चला जाता है। ना जाने क्या जादू कर दिया इस लड़की ने। ना इसे कुछ समझ आता है और ना ही कुछ दिखाई देता है। सुन लड़की, तू रहना चाहती है तो रह, लेकिन खबरदार जो किसी के सामने आई। अगर अपनी इज्जत प्यारी हो तो किसी के सामने मत आना। अब शाम के खाने की तैयारी कर लो, ज्यादा लोग आ रहे हैं तो खाना बनाने में टाइम लगेगा। इतना बोलकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है। श्रेया को अपनी सास की बातें बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो कभी अपनी सास को पलटकर कोई जवाब नहीं देती और अपनी सास की बहुत इज्जत भी करती थी। इसलिए बुरा लगने के बावजूद भी वो बिना कुछ बोले शाम के खाने की तैयारी में लग गई। शाम होते ही उसकी सास की सहेलियां भी आ गई, इसलिए श्रेया खाना रेडी करके चुपचाप अपने कमरे में चली गई। नीलिमा खुद से अपनी सारी सहेलियों को खाना परोसती है। ये लो, तुम सब खाना खाओ। कितने दिनों बाद मिल रही हो। मैंने तुम सब के लिए बहुत प्यार से खाना बनाया है। खाने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन नीलिमा, हम सब तो तुम्हारी बहू के हाथ का खाना खाने आए थे। चुपके से बेटे की शादी कर ली और अब बहू से भी नहीं मिलवा रही। वो कुछ दिन पहले ही मायके गई है, इसलिए नहीं बुलाई। वैसे खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। विश्वास नहीं हो रहा कि तूने बनाया है। जब तू अकेली थी तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, तुम सबके लिए इतना भी नहीं कर सकती। हंसी मजाक करते हुए सभी खाना खा लेती है। उसके बाद नीलिमा बोली, मैं सबके लिए चाय चढ़ा कर आती हूँ। अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुमने बहुत कुछ किया है। तू यहीं बैठ, हम सब आपस में बातें करते हैं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अरे जया, तू नहीं समझ रही। मुझे खाने के बाद चाय पीने की आदत है। इसी बहाने तुम सब भी पी लेना। ठीक है, तुम बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। मेरे हाथ की चाय पीकर देखो कितना अच्छा लगेगा। नीलिमा की दोस्त जया जिद करते हुए खुद किचन में चाय बनाने चली गई। जैसे ही चाय बनाने के लिए वो बर्तन उठाई, तब बर्तन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। श्रेया का कमरा किचन के ठीक बगल में ही था, इसलिए वो बर्तन की आवाज सुनकर अपने कमरे में घबरा जाती है। हे भगवान, माँ जी कहीं किचन में गिर तो नहीं गई? मैं उन्हें देखने कैसे जाऊं? उन्होंने तो मुझे कमरे से निकलने से मना किया है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? कोई आवाज भी नहीं आ रही है। अब जो भी हो, मुझे एक बार माँ जी को देखना ही होगा। इतना बोलकर वो तुरंत किचन में जाती है। जया अचानक लंबे नाक वाले चेहरे को देखकर डर जाती है। अपनी सास की जगह किसी और को देखकर श्रेया भी घबरा जाती है, लेकिन बाद में उसे समझ आ गया था कि ये उसकी सास की सहेली है। ऐसे में वो रूम से बाहर निकलकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अब तो छुपने का भी कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो पास जाकर जया से बात करने लगी और वो सारी बात बता दी।
उधर नीलिमा और उसकी सहेलियां चाय के इंतजार करते हुए काफी समय हो गया था, इसलिए सभी जया को देखकर किचन में पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचकर अचानक श्रेया को देखकर सभी घबरा गए। हमें तो लगा था इस घर में बस नीलिमा ही है, लेकिन ये लंबे नाक वाली औरत अचानक कहाँ से आ गई? सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन नीलिमा को अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जो बात वो सबसे छुपा रही थी, आखिरकार वो सबको पता चल ही गई। जब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, तब जया नीलिमा से बोली, तुम बताओगी या मैं सबको बताऊं? उसके बाद नीलिमा सबको सच्चाई बता देती है। सच्चाई जानने के बाद सब नीलिमा को भला बुरा कहने लगे और श्रेया का मजाक भी उड़ाने लगे। तुम्हारी बहू तो बहुत ही यूनिक है। अच्छा हुआ तुमने छुपा कर रखा, वरना कोई भी देखकर डर जाता। इतना बोलकर सभी सहेलियां हंसने लगी। अब सबके जाने के बाद नीलिमा अपनी बहू पर बरस पड़ती है। मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। तुझे तो बेइज्जत होने की आदत है, लेकिन आज तेरे कारण मुझे भी बेइज्जत होना पड़ा। ना जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने मेरे बेटे की शादी तुम्हारी जैसी लड़की से करवा दी। इतना सुनाकर उसकी सास गुस्से में वहां से चली गई। श्रेया को अपनी सास की बातें बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो कमरे में जाकर रोने लगी। शाम को जब रोहित घर आता है, तब श्रेया बातों बातों में उसे सारी बात बता देती है और अपनी सास को बताने से मना भी करती है। श्रेया, तुम चिंता मत करो, मैं ये समस्या हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। क्या मतलब? मेरा एक दोस्त है, वो एक कॉस्मेटिक सर्जन है। मैंने इस बारे में उससे बात की है। बहुत जल्दी तुम्हारा नाक ठीक हो जाएगा। ये सुनने के बाद श्रेया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका नाक ठीक हो जाएगा। मैं आज ही उससे बात करके डेट ले लेता हूँ, ताकि जल्दी से तुम्हारी सर्जरी हो जाए। जब तक सब कुछ ठीक न हो जाए, तब तक किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर रोहित वहां से चला गया। रात को श्रेया अपने कमरे में सो रही थी। उसे खुशी के कारण नींद भी नहीं आ रही थी। वो तो बस अपने नाक के बारे में सोचकर खुश थी। तभी उसे कुछ जलने की बदबू आती है। नाक बड़ा होने के कारण दूर की महक भी उसे आराम से पता चल जाती है। उसे समझ आ गया था कि ये जलने का महक उसके आस पड़ोस से आ रही है। उसके बाद वो अपनी सास के कमरे में जाकर देखती है तो वो गहरी नींद में सो रही थी। वैसे भी उसकी सास उससे नाराज थी। रोहित भी घर में नहीं था, इसलिए बिना किसी को कुछ बोले घर के बाहर निकल गई। निकलने के बाद उसे पता चला कि उसकी पड़ोसन रुचिका के बरामदे में आग लगी थी। श्रेया भागकर वहां पहुंच गई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। सब गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। आवाज सुनकर रुचिका की नींद खुल गई। जब रुचिका गेट खोलती है, तब बाहर का नजारा देखकर हैरान हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर सबको जगा देती है। शोर सुनकर श्रेया की सास भी जग जाती है और सभी मिलकर आग पर काबू पा लेते हैं। मुझे माफ कर दो श्रेया। जब तुम शादी करके यहाँ आई थी, तो बड़े नाक की वजह से मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन आज उसी नाक ने मेरा घर जलने से बचा लिया। तुम्हारी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। रुचिका सारी बात नीलिमा को भी बता देती है। सच में आप बहुत भाग्यशाली हो जो ऐसी बहू मिली है। मैंने भी कभी अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, बस हमेशा उसे ताने ही सुनाए हैं। मुझे भी माफ कर दो बहू। माँ जी, आप माफी मत मांगिए। मैंने तो आपकी बातों को कभी दिल पर नहीं लिया। अगले दिन जब रोहित आता है, तब श्रेया उसे भी सारी बात बता देती है। ये सब जानकर रोहित को बहुत खुशी मिली। चलो अच्छा है, कम से कम तुम सास बहू के गिले शिकवे तो दूर हो गए। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। अब रोहित भी सर्जरी वाली खुशखबरी अपनी माँ को बता देता है। ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो बहू को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ। हाँ माँ, मैं सब बात करके आ गया हूँ। कुछ दिन बाद श्रेया डॉक्टर के पास गई और सर्जरी के बाद उसका नाक सामान्य हो गया। वो शीशे में अपने आप को देखकर बहुत खुश होती है। वो अब पहले की तरह सुंदर लगने लगी थी। घर जाने के बाद जब उसकी सास ने उसका चेहरा देखा, तो उससे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सच में मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे। ये सब सुनकर सब हंसने लगे। अब श्रेया को जब भी कोई देखता तो बस उसकी तारीफ ही करता। अब उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। कोल्हापुर गांव में 2 अनाथ जुड़वा बहनें रहती थी। पूरे गांव में उनसे छोटा कोई नहीं था। सब उन्हें छोटी छोटी कहकर पुकारते थे। जब भी उनको कोई छोटी बोलता, तब दोनों को बहुत गुस्सा आता। एक दिन उनकी दोस्त काम्या अपनी दोस्त के साथ खेल रही थी। अरे काम्या, क्या हम भी तुम्हारे साथ खेल सकते हैं? नहीं नहीं, तुम दोनों अभी बच्ची हो और हम बड़े हो चुके हैं। हम बच्चों के साथ नहीं खेलते। सॉरी, तुम तो बच्ची नहीं, बहुत बड़ी हो, लेकिन तुम्हारी हाइट ही इतनी कम है कि तुम दोनों बच्ची की तरह दिखती हो। इतना बोलकर काम्या हंसने लगी। हमें भी तुम्हारे साथ खेलने का कोई शौक नहीं है। बचपन में तो हम तुम्हारे साथ ही खेलते थे, लेकिन तुम लंबी हो गई और हम दोनों छोटे रह गए। खैर छोड़ो, तब की बात कुछ और ही थी। लेकिन याद रख,
अगर अगली बार से बच्ची बोली तो हम तेरा मुंह तोड़ देंगे, फिर जिंदगी भर अपना इलाज करवाते रहना। अगर हमारी हाइट कम है तो इसमें हमारी क्या गलती? हम बॉनी को बॉनी ना बोले तो क्या बोले? हमें बता दो, हम तुम्हें उसी नाम से पुकार लेंगे। अब तुम बॉनी हो, तुम्हारी हाइट भी कम है, तो तुम्हें और क्या बोलूं? तुम बच्चों की तरह दिखती हो, जाओ बच्चों के साथ खेलो, मोहल्ले में बच्चों की कोई कमी नहीं है। चल राधा, दोनों जुड़वा बहनों से बहुत बहस हो गई। इतना बोलकर काम्या अपनी दोस्त राधा के साथ वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनकर पूजा और अंजलि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जब देखो सब हमें बॉनी छोटी बोलते रहते हैं, पता नहीं और किस किस नाम से पुकारने लगे हैं। काम्या और राधा कोई नहीं, पूरे मोहल्ले को हमें सबक सिखाना पड़ेगा ताकि हमें बॉनी बोलना भूल जाए। यार हम कुछ नहीं कर सकते, बस बातें ही बना सकते हैं। एक तो हमारा अपना कोई नहीं है, ऊपर से हम गरीब भी है। इतनी कम हाइट के साथ हम और कुछ कर भी नहीं सकते। जिसको जो कहना है ऐसे ही कहते रहेंगे और हमें ऐसे ही गुस्सा आता रहेगा। पूजा और अंजलि को पूरे मोहल्ले पे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि कोई भी दोनों बहनों से प्यार नहीं करता। छोटी हाइट होने की वजह से सब उसके मजे लेते थे। एक दिन अचानक दोनों बहनें अपने मोहल्ले से गायब हो जाती है। सबके बहुत छानबीन करने के बाद भी दोनों बहन का कोई पता नहीं चला। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। इतने लंबे समय के बाद एक दिन पूजा और अंजलि को गाँव वालों ने देखा। उनको देखते ही सब हैरान रह गए। अरे पूजा, तुम दोनों कहाँ चली गई थी? तुम्हारे जाने के बाद तो पूरा मोहल्ला शांत हो गया था। तुम दोनों को इतने सालों बाद अपने मोहल्ला की याद कैसे आ गई? कुछ नहीं देखा मौसी, बस ऐसे ही शहर घूमने चली गई थी और जब शहर में मन लग गया तो वहीं रुक गए थे, लेकिन फिर अपने घर की याद आने लगी तो लौटकर वापस आ गए। इतनी बात करने के बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रेखा मौसी उनसे गाँव वालों की चुगली करने बैठ जाती है। मौसी, यहाँ तो पूरा मोहल्ला बड़ा अमीर हो गया है, सबकी लॉटरी निकल गई है क्या? सबने इतने अच्छे अच्छे घर बना लिए हैं। अब क्या बताऊं, सब बच्चे नौकरी करने लगे हैं तो सबके कच्चे घर से पक्के घर बन गए। लेकिन तुम सुजाता को नहीं जानती, उसका इकलौता बेटा जो अमेरिका में रहता था वो अंग्रेज बहू लेकर आया है। और तुम्हें पता है अंग्रेजन बहू कितना सारा पैसा और हीरो का सेट लेकर आई है। उसके पास तो बहुत धन दौलत है। अच्छा, फिर तो पूरे मोहल्ले में सुजाता चाची ही सबसे अमीर होगी। हाँ और क्या, लेकिन बहुत घमंडी है, किसी से ठीक से बात भी नहीं करती। अंग्रेजन बहू जो लेकर आई है, और तुम्हें पता है उसके घर में तो गार्ड भी रहते हैं ताकि कोई चोरी ना हो जाए। रेखा बातों बातों में दोनों जुड़वा बहनों को सुजाता के घर की सारी जानकारी देकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुजाता अपने रूम में सो रही थी, तभी उसे किसी का चेहरा नजर आता है। कौन है यहाँ पर? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ पर? पूजा, पूजा तुम हो क्या? पूजा देखो, मुझसे मजाक मत करो, अगर तुम हो तो सामने आ जाओ। पूजा तुम ही हो ना? पूजा देखो, मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है। जब सुजाता बाहर आकर देखती है तो उसके दोनों गार्ड सो रहे थे। सुजाता उन दोनों पे बहुत चिल्लाती है और पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती है। मैं तुम दोनों को सोने के पैसे देती हूँ क्या? तुम यहाँ आओ, पैसे ले लो और बस पूरी रात आराम से सोते रहो। यही करते हो तुम दोनों रात भर। मेरे घर में इतने सारे धन दौलत है, अगर घर में चोरी हो गई तो मैं क्या करूँगी? अरे क्या हो गया? तुमने तो आधी रात को पूरे मोहल्ले की नींद खराब कर दी, पूरा मोहल्ला सर पर उठा लिया। तुम्हारे घर पर चोर आया था क्या? चोर तो नहीं, लेकिन मैंने पूजा को देखा। मैं सो रही थी तभी अचानक मेरी नींद खुली और मैंने पूजा को खिड़की पर देखा। पूजा को देखकर मैं डर गई। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है, या फिर तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तभी तो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। तुम तीसरे मंजिल पर रहती हो और तुम बोल रही हो कि तुमने खिड़की पर पूजा को देखा। उसकी हाइट तो इतनी कम है कि अपने बेड पर भी वो सीढ़ी लगाकर चढ़ती होगी, और तुम बोल रही हो कि तुमने तीसरी मंजिल की खिड़की पर पूजा को देखा। किसी और को बेवकूफ बनाना। तभी दोनों जुड़वा बहनें भी वहाँ आ जाती है। सुजाता चाची, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैं भला आधी रात को तीसरे मालिक की खिड़की पर क्या करने आऊंगी? लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। आप जाकर सो जाइए, अपनी नींद पूरी कीजिए। सुजाता बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी, क्योंकि उसने पूजा को खिड़की पर देखा था, लेकिन फिर वो उसकी तरफ देखकर सोचती है, हो सकता है मेरा कोई वहम हो। ऐसे ही समय बीतने लगा। फिर से जब एक दिन सुजाता सो रही थी, तब उसे खिड़की पे इसी तरह उसे किसी का चेहरा नजर आता है, लेकिन वो इस बार वहाँ पूजा की जगह अंजलि को देखती है। जैसे ही वो अंजलि को आवाज लगाती है, उसका चेहरा गायब हो जाता है। अब सुजाता और भी ज्यादा घबरा जाती है। पूजा और अंजलि की हाइट तो इतनी कम है, वो कैसे मेरी खिड़की तक पहुँच सकती है? अगर बाहर मोहल्ले वालों को कहा तो वो मुझे पागल समझकर पागल खाने पहुँचा देंगे।
क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुजाता पूरी तरह परेशान हो जाती है। सुबह होते ही सुजाता पूजा और अंजलि के पास जाती है। अरे चाची, सुबह सुबह हम गरीब बहनों के घर में, सब ठीक तो है ना? हम गरीब बहनों से आपको क्या काम आ गई? तुम दोनों मुझे सच सच बताओ कि मामला क्या है। कभी पूजा तो कभी ये अंजलि, मेरे तीसरे मंजिल की खिड़की पर कैसे आ जाती हो? मुझसे झूठ मत बोलना, मैंने तुम दोनों को वहाँ देखा है। लगता है चाची आपको हम दोनों से बड़ी मोहब्बत हो गई है, बड़ा लगाव हो गया है, इसलिए रात को सोते हुए भी हम दोनों का चेहरा ही नजर आता है। वैसे भी आपकी खिड़की पर हम क्या करने आएंगे? आप ही तो हमारी हाइट का कितना मजाक उड़ाती थी, हमें बच्ची बच्ची बोलकर पुकारती थी। अब आप हम मासूम प्यारे बच्चों के ऊपर ऐसा झूठा इल्जाम लगा रही हो। जरूर आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। जाइए आप आराम कीजिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। वैसे आपकी अंग्रेजन बहू और बेटे शहर से कब वापस आ रहे हैं? मैं तो अकेली रहती हूँ, घर में बहुत धन दौलत पड़ी है, उसकी रखवाली करके मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। बस मैंने राहुल को फोन किया है, कल ही वो वापस आ जाएगा और ये सारी धन दौलत कहीं और रखवा देगा। उसके बाद मैं सुकून से सोऊंगी। ऐसा बोलकर सुजाता अपने घर चली गई। सुजाता के जाते ही पूजा और अंजलि आपस में बातें करते हैं। अंजलि, हमने लंबे पैर होने की जो दवाई पी है उसका असर 2 दिन तक ही रहेगा। हमें जो कुछ भी करना होगा इन 2 दिनों के अंदर ही करना होगा। और तूने सुजाता चाची की बात नहीं सुनी? कल उनका बेटा भी आएगा और सारा धन कहीं और रखवा देंगे, फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। हमारा अपने मोहल्ले में दोबारा आने का मकसद अधूरा रह जाएगा। हम अपने मकसद के हिसाब से सुजाता चाची के घर चोरी करके यहाँ से वापस निकल जाएंगे। हाँ पूजा तो बिल्कुल सही बोल रही है। और उसके बाद हम दोनों इतने सारे धन दौलत के साथ शहर में ऐशो आराम वाली जिंदगी जिएंगे। हमें ना तो कोई काम करना पड़ेगा और ना ही मेहनत, बस सारी जिंदगी ऐसी ऐश होगी। आज रात सारा धन चुरा लेंगे और किसी को हमारे ऊपर शक भी नहीं होगा। अब दोनों जुड़वा बहनें अपने पुराने मोहल्ले को लूटने निकलती है। इधर सुजाता को बेचैनी की वजह से नींद नहीं आ रही थी और वो पूरी रात नहीं सोती है। सुजाता को जगा हुआ पाकर पूजा और अंजलि के होश उड़ जाते हैं। पूजा और अंजलि काफी परेशान हो जाती है। अरे अंजलि, हम तो आज भी चोरी नहीं कर पाएंगे। ये सुजाता चाची तो रात भर जग रही है। अब उसके बाद उन दोनों जुड़वा बहनों के पास बस एक दिन बचा था। उसके बाद उनके लंबे पैर का जादू खत्म हो जाएगा। असल में पूजा और अंजलि ने एक वैज्ञानिक के लैब से कुछ केमिकल पी लिया था, इसलिए वो अपना पैर लंबा कर पा रही थी, लेकिन ये बस कुछ समय के लिए ही था। देख अंजलि, आज रात तो हमें हर हाल में चोरी करनी ही पड़ेगी, वरना उसके बाद हम कभी भी चोरी नहीं कर पाएंगे और हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएंगे। अपने लंबे पैरों से हमें सुजाता को डराना होगा, तभी हम उसके घर डकैती कर सकते हैं। पूजा और अंजलि मिलकर प्लान तैयार कर लेती है और रात होते ही दोनों बहनें तीसरी मंजिल की खिड़की पे आ जाती है। सुजाता दोनों बहनों को देखकर डर जाती है। तो तुम दोनों जुड़वा बहनों की इतने लंबे पैर कि तुम दोनों बिना सीढ़ियों के तीसरी मंजिल पर आ सकती हो। मुझे तुम दोनों को देखकर चक्कर आ रहा है। दोनों बहनों के पैर इतने लंबे कैसे हो सकते हैं? इतना बोलकर सुजाता बेहोश हो जाती है और दोनों जुड़वा बहनें अपने लंबे पैरों का फायदा उठाकर घर के अंदर आ जाती है। सुजाता के घर से सब कुछ चुराकर अपने घर पर छुपा देती है। सुबह उठते ही सुजाता पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करती है। तुम सब मेरी बातों पे भरोसा नहीं करते थे। मेरे साथ साथ तुम लोगों के घर में चोरी किसी और ने नहीं, ये दोनों जुड़वा बौनी बहनों ने की है। यही नहीं, ये अपने पैर भी लंबे कर लेती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सुजाता बहन, बस अब बहुत ज्यादा हो गया। तुम तो बेचारी दोनों बहनों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये दोनों बौनी के इतने लंबे पैर कैसे हो सकते हैं? उसके पास क्या कोई जादुई शक्तियाँ हैं जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? बेचारी अनाथ बच्चियां हैं, इन पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। देख लीजिए रेखा मौसी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हम अनाथ बच्चे, हमारा तो इस दुनिया में भी कोई नहीं है। दोबारा से अपने पुराने मोहल्ले में इसलिए लौट कर आए थे कि यहाँ हमारा बचपन बीता था। हमें लगता है कुछ लोग हम यहाँ रहने देना नहीं चाहते। हम पहले भी इसलिए चले गए थे क्योंकि सब हमें चिढ़ाया करते थे। लगता है हमें दोबारा से इस मोहल्ले से जाना होगा। पहले तो बस चिढ़ाया जाता था, लेकिन अब तो हमारा अपमान भी किया जाता है। कोई बात नहीं, अब हम हमेशा के लिए गाँव छोड़कर जा रहे हैं और कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। दोनों बहनें ऐसा ड्रामा करती है कि गांव वालों को उन पर थोड़ा भी शक नहीं होता। सुजाता सबको समझाने की बहुत कोशिश
कोशिश करती है, लेकिन सब उसे पागल बोलने लगते हैं। उसकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता। दोनों बहनें हंसते हुए सारा धन दौलत और जेवर बैग में भरकर जाने लगती है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। तुम दोनों को ढूंढते ढूंढते तो हम यहाँ तक आ गए, अब कहाँ जा रही हो? अब नहीं करोगी अपने पैर लंबे? हमने सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ देख लिया है। अब तो तुम लोगों को पुलिस वालों की बातों पर भरोसा हो रहा होगा। उन्होंने खुद सीसीटीवी कैमरे में इन दोनों बौनी बहनों को अपने पैर लंबे करते हुए देखा है। पुलिस वालों की बातें सुनकर गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं। पूजा और अंजलि दोनों चौंक जाती है कि उनका बना बनाया सारा प्लान फेल हो गया। अब पूजा और अंजलि को पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देती है। इधर सभी गांव वाले भी सुजाता से माफी मांगते हैं। उसके बाद सुजाता भी अब लापरवाही नहीं करती और जो भी धन दौलत होता है उसे अपने बैंक के लॉकर में जाकर रखती और सुख शांति से रहने लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।